छात्रों, आज हम सुमित्रानंदन पंत के द्वारा प्रस्तुत कोमल कल्पना से युक्त काव्य की चर्चा करेंगे, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत जी कोमल कल्पना के कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो आज हम इस विषय की चर्चा करेंगे कि आखिर कोमल कल्पना के कवि सुमित्रानंदन पंत को क्यों कहा जाता है। आपके काव्य में वे कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण आप कल्पना के कवि कहे जाते हैं। यद्यपि सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, फिर भी कोमल कल्पना के कवि के रूप में भी आप कम चर्चित नहीं हैं। आपकी कविताओं में कल्पना की प्रधानता है, जिसमें माधुर्य और कोमलता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आपकी कल्पना में सौंदर्य, कोमलता, सुकुमारता, मधुरता देखने को मिलती है। आपकी इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि पंत जी कल्पना के गायक हैं, अनुभूति के नहीं, इच्छा के गायक हैं, वासना तीव्रतम इच्छा की नहीं। तो यह उनकी कल्पना शक्ति की ओर ही संकेत करता है। आपका समस्त काव्य कल्पना की उर्वरा शक्ति से आच्छादित रहता है। कवि की समस्त रचनाओं में कठिनता और दुरूहता के स्थान पर कोमलता और सुकुमारता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो आज हम कुछ बिंदुओं के आधार पर ये देखेंगे कि कहाँ तक कोमल कल्पनाएं आपके काव्य में प्रदर्शित हुई हैं। सबसे पहला बिंदु है प्रकृति चित्रण में कोमलता। पंत जी के लिए प्रकृति प्रारंभ से ही आकर्षित करती रही है और आपका अधिकांश समय प्रकृति के बीच में ही व्यतीत हुआ है, जिसका प्रभाव उनके काव्य पर भी पड़ा है। आपने प्रकृति संबंधी अनेक कविताएं लिखी हैं, जिसमें प्रकृति के सौंदर्य को अनेक सा देखा जा सकता है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान उनके विषय में लिखते हैं कि उन्हें पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। वास्तव में पंत को ये विशेषता देना संगत है, क्योंकि वे उन्मुक्त प्रकृति के अंचल में जन्मे पले और बड़े हुए हैं, जिससे उनकी अन्य प्रकृति भी कोमल और स्निग्ध हो गई है। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रकृति का बड़ा ही सुंदर और मनोरम चित्रण अपने काव्य में किया है। फिर परियों के बच्चों से हम सुबह सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सुच ज्योत्सना में,
पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इस प्रकार से उनकी प्रकृति के प्रेम निश्चित रूप से देखा जा सकता है। अब हम कोमलांगी रूप में नारी चित्रण को देखेंगे। नारी अपनी कोमलता के कारण कविता में वर्ण विषय के रूप में प्रस्तुत हुई है। नारी के कोमल रूप का चिंतन करने के कारण ही कवि द्वारा चित्रित नारी का चित्र अत्यधिक काल्पनिक हो गया है। उसकी कोमलतम भावनाएं कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत हुई हैं कि उषा का था उर्मी आवास, मुकुल का मुख में मृदुल विकास, चांदनी का स्वभाव में वास, विचारों में बच्चों की सांस। इसके बाद अब हम वस्तु वर्णन में कोमलता को देखेंगे कि वाकई वस्तुओं के वर्णन में कोमल कांत भावनाएं और पदों का प्रयोग कवि ने किया है। कवि ने अपनी कल्पना शक्ति के बल पर वस्तु वर्णन में कोमलता के दर्शन किए हैं। इस कारण उसका कोमल, कमनीय और अच्छा रूप कविता में प्रस्तुत हुआ है। उसकी कल्पना में कोमल वस्तुओं का ही अधिक महत्व है। किरण, चांदनी, प्रभात, संध्या, छाया, ज्योत्सना, अप्सरा, मधु, कुमारी आदि शब्द उन्हें अधिक रुचिकर हैं। झंझा, झकोर, बिजली, गर्जन, भूकंप जैसे कठोर शब्द की ओर उसका ध्यान नहीं जाता है। पंत जैसा कोमल भावनाओं का कवि पंचभूत के भैरव मिश्रण में अपना मन नहीं रमा सकता। उदाहरण के लिए पल्लव नामक कविता में उन्होंने कोमल कल्पना से नव पल्लवों के रंगीन चित्र प्रस्तुत किए हैं कि दिवस का इसमें रजत प्रसार, उषा का स्वर्ण विहार, निशा का तुहिन अश्रु श्रृंगार, सांझ का निस्वप्न राग, नवोड़ा की लज्जा सुकुमार, तरुणम सुंदरता की याद। तो इस प्रकार से वस्तु वर्णन में कोमलता देखी जा सकती है। अब हम शब्द चयन में कोमलता की बात करेंगे, क्योंकि पंत जी ने अपने काव्य में कोमल भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोमल कांत पदावली का भी और शब्दों का भी प्रयोग आपने किया है। अपनी कविता में कटु वर्णों से कवि ने परहेज किया है और इसके स्थान पर कोमल और सुकुमार वर्णों का प्रयोग अधिक से अधिक किया है। उन्होंने खड़ी बोली की खरखराहट को दूर कर शब्दों को सुकुमारता और कोमलता का गहना पहना दिया है, जो समान रूप से रस की धारा प्रवाहित करते रहते हैं। इस संदर्भ में स्वयं उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार संगीत में भिन्न भिन्न स्वर राग की लय में ऐसे मिल जाते हैं कि हम उन्हें पृथक नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उसके होने न होने की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। हम केवल राग के सिंधु में डूब जाते हैं। उसी प्रकार कविता में छंदों के भिन्न भिन्न कण होकर रस की धारा के रूप में बहने लगते हैं। उनकी लंगड़ाहट में गति आ जाती है। हम केवल रस की धारा को ही देख पाते हैं, कणों का हमें अस्तित्व ही नहीं मिलता।
कहने की आवश्यकता नहीं कि भाषा की कोमलता की चुनरी ओढ़कर उन्होंने अपने काव्य को और माधुर्यपूर्ण बना दिया है। ब्रजभाषा के शब्दों में भी उन्होंने अपनी कोमलता को ढालने का प्रयास किया है। इसके बाद अब हम अलंकार विधान में कोमलता को देखेंगे। शब्दों एवं वर्णों की कोमलता के साथ ही पंत जी ने अलंकारों के प्रयोग में भी कोमल कल्पना का परिचय दिया है। आपने काव्य में सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग अधिक किया है। उपमा और रूपक आपके लिए अत्यंत प्रिय अलंकार रहे हैं। इन दोनों अलंकारों के प्रयोग में कवि ने अपनी कुशाग्र बुद्धि और कल्पना शक्ति का परिचय दिया है। आपने लिखा है कि धीरे धीरे संशय से उठ, बड़े आशय से शीघ्र अछूर, नभ के मग में उमड़ मुँह से, फैल लालसा से निशिभूर। उसके बाद अब हम छंद योजना में कोमलता देखेंगे। कविवर पंत जी ने अपने शब्दों के अनुसार भाषा को ढालने का प्रयास किया है और इसके अनुसार उसमें गति और मधुरता भी प्रदान की है। इस प्रकार पंत जी ने अपने छंदों में सहज सुकुमारता एवं भाव सौंदर्य लाने का प्रयास किया है। अपनी छंद योजना के विषय में पल्लव में लिखा है कि छंदों को अपनी उंगलियों पर नचाने से पूर्व कवि को संकेतों पर नाचना पड़ता है। भिन्न छंदों के तारों के पदों और तंतुओं से भावनाओं का राग जागृत करने से पूर्व भिन्न भिन्न प्रकार के निहित प्रत्येक की स्वर योजना से परिचय प्राप्त कर लेना पड़ता है। तभी छंद की तंत्रियों से कल्पना की सूक्ष्मता, सुकुमारता, उसके बोल चाल, आलाप, भावना की मुकरियाँ तथा मीणे, स्वच्छंदता तथा सफलतापूर्वक झंकारित की जा सकती हैं। तो इस प्रकार से वे छंद योजना में भी बड़े सजग रहे हैं। पंत जी ने छंद विधान का उत्कृष्ट उदाहरण उनकी परिवर्तन कविता में मिलता है, जिसमें भावों के साथ साथ स्वर में भी एक रूपता और गतिशीलता प्राप्त होती है। खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनलंगार। इस प्रकार से हम विभिन्न दृष्टियों से देखते हैं कि पंत जी कोमल कल्पना के कवि ठहरते हैं।